नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दर्शन और मैं एक शराबी। हाय हाय दर्शन। दर्शन भाई। परमेश्वर की कृपा से अल्कोहलिक एनोनिमस इस सुंदर संस्था की मदद से, मेरी माँ बाप की दुआएं, शेयरिंग की ताकत और स्पॉन्सर के मार्गदर्शन की वजह से आज के दिन शराब के पहले घातक घोट से मैं दूर हूँ। और इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। बहुत बार शराब से दूर रहने की कोशिश की खुद से, अकेले से, लेकिन हो नहीं पाया। और आज जब 1 साल 2 महीने जब शराब से दूर हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और जब इसके कारण ढूंढने जाता हूं तो पता चलता है कि मेरा हार्डली इसमें कुछ योगदान है। ये एक्चुअली गॉड्स ग्रेस है कि मैं जिंदा हूं। मैं पागल नहीं हूं। मेरी सद्बुद्धि सही है और मैं शेयर कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी जिंदगी में। आज का मेरा टॉपिक दिया गया है कि हर्डल्स इन अर्ली सोब्राइटी, रिकवरी में। जब कोई न्यूकमर आता है तो उसको क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या कठिनाई आती है, ये मेरा आज का टॉपिक है। मैं उड़न आशीर्वाद ग्रुप का एक सदस्य हूँ और मेरी सोब्राइटी डेट 17 अगस्त है। तो ये 17 अगस्त 2025 को मैंने फर्स्ट अपना सोब्राइटी बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड फर्स्ट टोकन मैंने लिया है। ये टॉपिक पे आने के पहले मैं अपनी शराबियत, ये बीमारी और मेरा शराब के प्रति जो अनुभव रहा है उसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो उससे से 5 से 7 मिनट में मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा और फिर इस टॉपिक पे मैं आना चाहूंगा। कॉलेज के दिनों में जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तभी दोस्तों के सर्कल में रहते हुए मेरे हाथ में शराब आ गई थी। मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग सेकेंड या थर्ड ईयर में रहूंगा और हमारी कॉलेज की ट्रिप जा रही थी, तब मेरे हाथ में शराब आ गई थी। ऐसा कुछ खास लगाव नहीं था, अट्रैक्शन नहीं था, बट बस पीने के बाद जो अनुभव मुझे शराब ने दिया वो मुझे काफी अच्छा लगा। जो अनुभव था वो गर्माहट के अलावा मेरे आत्मविश्वास में बढ़ाव हो गया था। मैं खुल के बात कर पा रहा था और मैं फ्री हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे कोई इनहिबिशंस नहीं है। जो कुछ भी है जो मुझे बोलना था और मैं नॉर्मल रहते हुए उस स्टेट में नहीं बोल सकता था, वो मैं शराब पीने के बाद वो हर चीज कर पा रहा था जो एक वक्त मैं करने की ख्वाहिश रखता था। और मेरा वो स्वरूप देख के जो एग्रेशन मेरा बढ़ गया था, मेरे दोस्तों को लगा कि यार ये हम पे हाथ भी उठा सकता है। और उस भावना को मैंने ले लिया कि यार ये अभी मेरा दोस्त लोग मेरे सम्मान करना चालू कर दिए और शराब पीते गया। शुरुआत के दिनों में फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, महीने में कभी एक बार। और जैसे हर शराबी के साथ होता है, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि धीरे धीरे शराब की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। महीने में एक बार जो शुरू हुई थी वो महीने में 3 4 बार हो गई, हफ्ते में एक बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर कब कुछ सालों के बाद ये रोज की आदत बन गई। और रोज की आदत बनने के बाद ये सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके वापस सुबह तक, ये कब कैसे चालू होगी, कब इसने मुझ पे इतना इतना प्रभाव डाल दिया कि मुझे समझते समझते इसमें साल लग गए, काफी बर्बादी हो गई। 2018 में फर्स्ट टाइम मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश मिला था। मेरा मामा जो एक ए मेंबर था और एमआरएसएस इस कमिटी पे अध्यक्ष रह चुका था, और उसको मेरी माँ ने बताया था कि बेटा हाथ से निकल रहा है। क्योंकि मेरी माँ को बताने वाली मेरी बीवी थी। मेरी 2016 में शादी हो गई थी और शादी के 1 साल के अंदर ही मुझे बच्ची पैदा हो गई थी। एंड मैंने बहुत कोशिश की थी अपने आप से कि शराब को नियंत्रण में पिया जाए, कंट्रोल में पिया जाए, बट वो हो नहीं पा रहा था। और उसी के चलते चलते घर से शिकायत आनी चालू हो गई, फिर वो शिकायतें घर से बाहर जानी चालू हो गई, रिश्तेदारों में शिकायत फैल गई, समाज में तो फैली हुई थी। अब बस घर वालों को एक ही चीज समझ में आ रही थी कि इसको कैसे भी करके इससे बाहर निकाला जाए। लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि कैसे इसको बाहर निकाले, क्योंकि जैसे ही हम उन्हें बताने जाते हैं कि भाई तू शराब पीना बंद कर दे या रोक दे, तो मैं उन पे भड़क जाता था, मैं चिड़चिड़ाता था। मैं कभी कभी इतना एग्रेसिव हो जाता था कि शायद मैं उन पे वार कर दूं। तो ये डर के वजह से उन्होंने मुझे प्यार से समझाने की बहुत प्रयास की और वो असफल रहे उन प्रयासों में। 2018 माय फर्स्ट ए मीटिंग, फर्स्ट टाइम मैं ए मीटिंग में गया और मुझे वो अनुभव थोड़ा बहुत अच्छा लगा, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वहां शेयर करने वाले लोग अप्रोक्सीमेटली 50 60 इस उम्र के थे।
और जो 20-25 साल पहले शराब छोड़ चुके थे, और मैं एक 27 साल का लड़का ए मीटिंग में बैठा हूं और बैठ के तुलना कर रहा हूं कि यहाँ मेरा काम क्या है। मैं शराब कंट्रोल में पीता हूं, और मेरा अभी तक कुछ गया नहीं है, क्योंकि शेयरिंग रॉक बॉटम वाली थी और काफी लोगों ने बहुत कुछ खोया था, और मैं अभी तक उस स्थिति में पहुंचा ही नहीं था कि मैं कुछ खोया हूं। इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, और मैंने हफ्ता भर मीटिंग करने के बाद मैंने मीटिंग छोड़ दी। 2019 में मेरे वाइफ के साथ थोड़ी अनबन ज्यादा बन गई थी, और एक वक्त ऐसा आ गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बीवी मेरे से प्यार नहीं कर रही, और उसके कुछ प्रमाण मुझे मिल गए थे। और हम में काफी झगड़ा हो गया, हम अलग हुए। मेरी 3-4 साल की बच्ची मेरे साथ में थी, और हम कुछ महीने अलग रह के बच्ची के वजह से हम वापस एक साथ आए। और शराब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, शराब के अलावा भी कुछ और नशे कर रहा था, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। और 2019 में सेपरेशन, फिर 3-4 महीने बाद 2020 में हम वापस साथ में आए। 2021 में मेरा फर्स्ट रिहैब हो गया। शराब तो रुक नहीं रही थी, बट मेरी मानसिकता बहुत खराब हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन चीजों से कैसे डील करूं। आज पता चल रहा था कि मैं इमोशनली बहुत वीक था। मैं एक बहुत कमजोर आदमी था। इसके वजह से मुझे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति को हैंडल और डील करना नहीं आ रहा था, और मैं अपनी कमजोरियों को छुपा के अपने गुस्से को एक हथियार बन के लोगों पे अपना रहा था। और उसकी सजा मेरे को आगे जिंदगी में बहुत भुगतनी पड़ी, और मिली भी। 2021 मेरा फर्स्ट रिहैब, और 2024 मेरा लास्ट रिहैब। सो फर्स्ट और लास्ट में रिहैब के बीच में मेरे और 4 रिहैब हो गए थे। उसके अलावा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो गई थी, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग चालू थी, एएमए और एनएमए बहुत बार अंदर बाहर मैंने किया हूँ। और उसके अलावा हर धर्म में जिधर बोला गया है कि यहाँ आने से शराब रुक जाती है या कोई भूत प्रेत की बाधा निकल जाती है, वहां हर जगह मैं जाके आ चुका था। और मुझे पता चल रहा था कि इस जन्म में शायद नहीं हो सकता। आखिर में मेरी हालत ऐसी हुई थी कि मैं एकदम लुक्खा बन चुका था। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईटी में कंप्लीट की है। उसके अलावा मैं मॉडलिंग और एक्टिंग में, इन दोनों फील्ड्स में भी थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ। और एक अच्छी फिजिक वाला, एक प्रॉपर जिम और फिटनेस वाला बंदा था मैं। और शराब ने मुझे इस मोड़ पे ला चुका था कि मेरी शारीरिक अवस्था ऐसी हो गई थी कि मैं लगभग आईने में देख के एक एक अपने आप को लुक्खा महसूस कर रहा था। मेरे रिश्ते नाते टूट गए थे। माँ बाप ही आखिरी में थे जो साथ दे रहे थे, और दोस्त यार सब 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 टूट गया था, सब समाज से नाता टूट गया था। और मैं लगभग पागलपन इस अवस्था में आके पहुंच गया था। और इस बीच मैं ए में आके जाता था, कुछ मीटिंग्स करता था, और मुझे लग रहा था कि नहीं यार, यहाँ पे अपना नहीं हो सकता। सरेंडर कर नहीं पा रहा था मैं अपने आप को। इतने सारे रिहैब्स हो रहे थे मेरे, फिर भी मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं कंट्रोल में पी सकता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम था, और ये लास्ट रिहैब में मैंने तोड़ दिया, और मुझे तोड़ना ही पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। सो ये था मेरा अल्कोहलिज्म। और अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, कि जो आज का अपना टॉपिक है कि हर्डल्स इन सोब्राइटी, हर्डल्स इन रिकवरी। कठिनाई और चुनौती अर्ली सोब्राइटी में मेरे जिंदगी में क्या क्या आई। इस विषय को हम 2 भागों में अगर देखा जाए तो तोड़ सकते हैं। पहला भाग ये रह सकता है कि वो चुनौतियां जो मेरे अर्ली सोब्राइटी में आई, जबकि मैं 2018 से, जब मैं कोशिश कर रहा था शराब को छोड़ने के लिए, और 2024 तक, 2018 से 2024 तक ये फेज में जब मैंने दिल से चाहा कि मैं शराब से दूर रह सकूं, और मैंने कोशिश भी की, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां आई जिसका सामना करते करते मैं अपने घुटने टेक गया, और मैंने वापस शराब पी ली। तो इस चुनौतियों के बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा जिनमें मैं हार चुका था, क्योंकि ये चुनौतियां उस टॉपिक स्लिप और रिलैप्स में ज्यादा योग्य बैठेंगी। तो मैं उस चुनौतियों के बारे में बात करूंगा जब मैंने कंप्लीटली सरेंडर कर लिया आफ्टर 6th रिहैब। मुझे याद है कि मेरा लास्ट रिहैब, मेरा एडमिशन डेट था 24 अप्रैल 2024। आई थिंक इट वाज 22nd अप्रैल, नॉट 24, इट वाज 22nd अप्रैल 2024 मेरा लास्ट रिहैब एडमिशन था, और मेरा डिस्चार्ज डेट था 16th अगस्त 2024। तो इस दौर के बाद से जब मैं रिकवरी में आया, वापस ए ज्वाइन की, इस दौरान और अब तक
मुझे क्या क्या चुनौतियां आई है और उसका सामना मैंने कैसे किया, इन चुनौतियों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, मेरे अनुभव शेयर करना चाहूंगा। शराबियत ऐसी बीमारी थी और शराबीपन में मैंने कुछ ऐसे कांड कर दिए थे कि जिसकी सजा मैं भुगत रहा था। मुझे याद है कि लास्ट रिहैब जाने के पहले मेरा एक डाइवोर्स केस चल रहा था 2024 जैन में। मेरे वाइफ ने और मैंने, जब मेरी वाइफ इंडिया आ गई थी, तब मैंने और मेरे वाइफ ने, हम दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट में बांद्रा कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था और उसके हियरिंग्स में मुझे जाना पड़ रहा था। वो तो एप्लीकेशन देके चली गई थी, लेकिन कुछ काउंसलिंग सेशंस हो रहे थे जब मुझे वहां पे फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता था और मेरी एक्स वाइफ जो थी वो वीडियो कॉल के जरिए उस सेशंस में प्रेजेंट रहती थी। रिहैब में जब मैं गया तब ऑलरेडी मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा था। शराब पीते वक्त मैंने कुछ लफड़े झगड़े कर दिए थे और उसी के बीच में एक पॉलिटिशियन था, उसके पेट पे मैंने एक डमी गन लगा दी थी और वो बंदे को हार्ट अटैक रहते रहते बच गया था और उसने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की। मुझे अरेस्ट होते होते रह गया। मैं 41A के नोटिस पे बाहर था और परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे कभी भी अरेस्ट हो सकती है अगर मैं कोर्ट में वक्त पे प्रेजेंट ना रहूं और मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। अगर ये ना होता तो शायद मुझे जेल भी हो सकती थी। तो जब मैं रिहैब गया तो दो दो जगह मुझे जाना पड़ रहा था। मैं रिहैब से ही बांद्रा सिविल कोर्ट में अपने डाइवोर्स के हियरिंग्स के लिए जाता था और जब मैं रिहैब से डिस्चार्ज हुआ तो मेरे सामने दो चुनौतियां ऐसी थी जिसका मुझे सामना करना था। 16 अगस्त 2024 मैं रिहैब से डिस्चार्ज हुआ। मेरी माँ मुझे रिहैब में लेने आई थी। पिछले 2-3 रिहैब एडमिशन में मेरे पिताजी मेरे माँ के साथ आते थे, मुझे रिहैब से बाहर डिस्चार्ज के वक्त लेने आते थे, लेकिन इस बार मेरे पिताजी नहीं आए थे। मैं जब घर पे पहुंचा रिहैब से अपने घर पे, जैसे मैं अपने घर का गेट खोल रहा था, मेरे पिताजी ने झांक के देखा गेट के बाहर कि मैं आ रहा हूं और उन्होंने मुझे देख के अपनी नजर घुमा ली थी। और हर बार रिहैब से डिस्चार्ज होने के बाद मैं जाता था, मैं उनको गले मिलता था, मैं सॉरी बोलता था और मैं बहुत सारे कस्में वादे देता था कि आइंदा से मैं नहीं करूंगा, बस ये आखिरी था, आप मुझ पे विश्वास करो, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे ये दे दो, मुझे वो कर दो, आइंदा मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये सब कस्में वादे में दे के थक चुका था और इस बार मैंने देखा कि मेरे पिताजी मेरे को रिहैब में लेने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ मेरी माँ आई थी और गेट के बाहर जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने अपनी नजर मोड़ ली थी, वो मुझे देखना ही नहीं चाह रहे थे। फिर भी मैं गया उनके पास, मैं गया उनके पास, मैं बैठा उनके बगल में बैठा सोफे पे और मैंने उनको हक किया, टाइटली हक किया और गले मिला उनसे। मेरी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार मैंने अपने जबान से एक भी अल्फाज नहीं निकाला। मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं शांत रहा। मैं बस रोते गया, 5 मिनट में रो रहा था और 5 मिनट के बाद मैंने अपनी आंखें पोंछी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब बहुत हो चुका। 6 रिहैब करना कोई मजाक नहीं है। मैं पागल हूं, ये मैंने स्वीकारा। मुझे सीधी सादी समझ नहीं है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, नशा मेरे लिए हानिकारक है और ये मैंने अंदर से ही स्वीकार कर लिया था। और इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहली तैयारी जो मैंने अपने अंदर की थी रिहैब से बाहर निकलते ही, कि अब मैं बहुत बोल चुका हूं, बहुत कस्में वादे, बहुत बोल बच्चन दिए, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। और जब मैं घर पे आके पिताजी से साथ बैठा तब मैंने कुछ बोला नहीं, बस अंदर से मैंने तय कर लिया था। हर बार रिहैब से डिस्चार्ज होने के बाद मैं ये बताता था कि मेरे को कितनी तकलीफ हुई है अंदर, मैंने क्या दर्द सहा है अंदर। इस बार मैंने उल्टा कर दिया। कुछ घंटे बीतने के बाद मैंने अपने माँ बाप को बिठाया और उनको पूछा कि ये 4 महीने आपने कैसे गुजारे, क्या किया आपने, आपको कुछ तकलीफ थी, आपकी तबियत पानी कैसी थी। तब पता चला कि मेरे मॉम को बीच में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया था मेरी याद के चलते हुए। और तकलीफ हुई ये सुन के। उसका अगला दिन 17 अगस्त, मतलब रिकवरी का मेरा फर्स्ट डे। डिस्चार्ज 16 तारीख और रिकवरी का फर्स्ट डे में अगर 17 अगस्त 2024 को गिनूं तो मेरा कोर्ट का हियरिंग था बैंड्रा कोर्ट में और मेरी एक्स वाइफ वीडियो कॉल पे प्रेजेंट थी और रिकवरी के पहले दिन पे ही मेरा जजमेंट लगने वाला था, इसका अंदाजा मुझे आ गया था। मेरा नंबर आया, मेरी सास ने फोन लगाया, मेरी वाइफ को वीडियो कॉल पे लिया और जज ने फाइनली पूछा कि सो काउंसलिंग सेशंस हो गए आपके। मैंने कहा हाँ जी हो गए। तो अभी आपको साथ में नहीं रहना है? तो बोला नहीं, नहीं रहा है। मुझे पता था, पहले से पता था कि डाइवोर्स तो होने ही वाला है और मुझे दिख रहा था कि मेरी बीवियों की क्या क्या कमियां है, उसकी गलतियां क्या है, मुझे पहले से पता थी। लेकिन जज ने आखिर में हमसे
थोड़ी बहुत पूछताछ की और बोला कि अभी कुछ नहीं होना, आगे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो बोला नहीं हो सकता आगे। उसने भी बोला नहीं हो सकता। लेकिन जब मेरी नजर वीडियो कॉल पे पड़ी तो मैंने देखा कि वो रो रही है। वो खुश नहीं है, वो रो रही है। और मेरे आंखों में भी हल्के हल्के आंसू आना चालू हो गए। और फाइनली एक जज ने वो स्टेटमेंट पास कर दिया कि आज का दिन तुम्हारा पति पत्नी करके आज आखिरी दिन है, मैं जजमेंट पे साइन कर रही हूँ। और जो खुद को स्मार्ट ओवर स्मार्ट समझने वाला दर्शन, जो जिंदगी भर दूसरों की कमियां निकालता रहा, अपनी बीवी की गलतियां गिनता रहा, उस क्षण मुझे लगा यार इतनी भी बुरी नहीं थी, इतनी भी बुरी नहीं थी यार। मुझे उसके साथ बिताए हुए हर वो क्षण जो अच्छे थे, जिनमें हमने एंजॉय किया है, एक प्यार साथ में बिताया है हमारी बच्ची के साथ, मेरे उसके साथ जो क्षण थे, मुझे अचानक वो सब याद आने लग गए। मैंने अपने आंसुओं को वहां पे कंट्रोल किया वो कोर्ट रूम में। और जैसे ही जजमेंट पास हो गया और जज ने बोला कि यू कैन डिस्पर्स, मैंने अपनी सास से जस्ट एक्सक्यूज लिया और मैं वॉशरूम में जाके बहुत रोया कि शिट यार ये क्या हो गया। काश मैं वक्त पे समझ जाता, काश मैं वक्त पे रुक जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आ, लेकिन वक्त बीत चुका था और जजमेंट पास हो चुका था। और इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ एक चीज के कि मुझे ये चीज, इस परिस्थिति को स्वीकार करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हमारा पहला कदम बोलता है कि हमें ये स्वीकार करना है कि हमें ये बीमारी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें को हमें स्वीकार करना पड़ता है। और मुझे वो क्षण में रियलाइजेशन हो गया रिकवरी के फर्स्ट डे पे कि आई नीड टू एक्सेप्ट दिस। मुझे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये हो गया है। एंड अभी व्हाट्स नेक्स्ट, अभी आगे क्या करना है। मेरी एक्स वाइफ वीडियो कॉल पे थी। एंड मेरी सास ने कहा कि उसको तुझसे बात करनी है। बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ बात कर पाऊं, क्या है ही नहीं, क्या बोलूं मैं। मैंने इतनी तबाही मचा ली थी अपनी जिंदगी में कि कुछ अल्फाज निकल ही नहीं रहते अपने मुंह से कि क्या क्या बयां करूं। कितनी गलतियां की है, कितनी कितने पाप किए हैं, और शायद सिर्फ बोल के उसकी क्षमा नहीं मिल सकती। तो मैंने उस वक्त मैंने कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं घर पे जाके आराम से उससे बात करूंगा। और घर पे आने के बाद भी मैं वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे उससे बात नहीं कर सका। बस उसको मैसेज में मैंने एक डाल दिया कि आई एम रियली सॉरी, मेरे से बहुत गलतियां हो गई है। और शायद इसकी नुकसान भरपाई मैं जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा, इस जन्म में तो शायद नहीं कर पाऊंगा। बट अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसका रिप्लाई आया मुझे तुरंत। उसने भी मुझसे क्षमा मांगी कि उससे भी कुछ गलतियां हो गई थी। लेकिन उसने कुछ कुछ ऐसी चीजें बोल दी मुझे कि वो चीजें पहले बताता हूं मैं। कि उसने बोला कि दर्शन, प्लीज स्टॉप ड्रिंकिंग, पीना बंद कर दे। और जब मैं हार मान चुकी थी तब तेरे माँ बाप और दित्या यानी मेरी बेटी, ये तेरे साथ खड़े थे। कुछ ऐसा कर जिसके वजह से उन्हें गर्व महसूस हो, शर्म ना आए। और ये पढ़ के मेरी रूह कांप गई यार, ये क्या बोल दिया इसने। शायद बहुत बार बोला रहेगा लेकिन तब मैं पिया हुआ था। लेकिन अब होश में जब ये मैंने आखिरी कन्वर्सेशन में ये मैंने पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई यार। मला बहुत डैमेज कर दिया हूं। और ये उसके अल्फाज ये दिल पे चुभ गए थे। दिल रो रहा था, मन भी ऐसा कर रहा था कि इसको भी सुना दूं यार। ये मेरे को सजेशन दे रही है क्या कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरे मन में बहुत आया कि इसकी भी गलतियां एक बार इसको आखिरी दो चार लाइंस में बता देता हूं कि उसको जिंदगी में कैसे जीना चाहिए। तू भी ये गलतियां मत कर, लॉयल रहे। ऐसे सजेशंस मेरे दिल में दिमाग में बहुत आ रहे थे लेकिन मैंने टाइप नहीं किए, क्योंकि इस बार मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बोल बच्चन था मैं। हर परिस्थिति में, हर चीज में, जब शराबी पन मेरा चालू था तब मैं बहुत बोलता था और करता कुछ नहीं था। इस साल रिकवरी में जब मैं आया, पिछले साल जब मैं रिकवरी में आया, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बोलूंगा कम और करके ज्यादा दिखाऊंगा। माई एक्शन शुड स्पीक फॉर मी, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। और मैं कुछ नहीं बोला, ओके बोला मैंने, एंड थैंक यू बोला। और मैंने कन्वर्जेशन क्लोज कर दिया। सो नहीं पाया था 2 दिन ये सुन के कि क्या हो गया, जबकि मुझे पता था कि ये होने वाला है। बट जब वो परिस्थिति आ गई थी मेरे रिकवरी में, द फर्स्ट डे ऑफ रिकवरी मेरा डाइवोर्स हो गया। ये सिलेबस के बाहर ही सिचुएशन थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा किसी के साथ हुआ है या हो सकता है। और ये मेरे साथ हो गया था। बट थैंक्स टू अल्कोहलिक एनोनिमस, क्योंकि मैंने डिस्चार्ज होते ही अपने होम ग्रुप आशीर्वाद समूह की पहली मीटिंग कर ली थी। और इस बार मेरे
रिहैब के काउंसलर्स और जो पहले रिहैब्स में जो थे बंदे, जो मेरे वेल विशर्स थे, मैं उनके साथ वापस टच में आया और उनसे मार्गदर्शन लेता रहा। और वो हर वक्त मेरे को गाइड करते रहे कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। उन्होंने प्राइमरीली मुझे सजेस्ट किया कि मुझे 90 डेज 90 मीटिंग करना है, और जो मुझे फर्स्ट रिहैब से बताया जा रहा था कि ये करना है, बट मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बट इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल डू इट। मुझे करना ही है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं हार चुका हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं। और सरेंडर अगर मैं कर रहा हूं तो उसकी पहले लक्षण ये है कि मुझे सुनने पे काम करना है। जो मैंने किया, सिर्फ सुना नहीं, मैंने एक्शन में डाला। 90 डेज 90 मीटिंग करना मैंने चालू कर दिया। 90 डेज 90 मीटिंग करना मेरे लिए टफ इसलिए था क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन थोड़ी खराब हो चुकी थी। रिहैब के डिस्चार्ज के बाद मुझे काफी सीवियर स्किन इन्फेक्शन हो गया था, मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, इचिंग एंड ऑल बहुत तेज थी। वो भी ऐसे ऐसी जगह पे जिधर नॉर्मली चलते वक्त तकलीफ होती है, ऐसी जगह पे मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया था। फिर भी आउट ऑफ 90 डेज मैं आई थिंक 70 मीटिंग्स तो कर लिया था। एंड जब मैंने 70 मीटिंग्स का टेन्योर खत्म कर रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग पागल नहीं थे जो इतने साल से बोल रहे थे कि 90 डेज 90 मीटिंग कर लो। मैं पागल था जो सोच रहा था कि इनकी ये करने की जरूरत क्या है, इंसैनिटी क्या है। ये मुझे तब पता चली जब मैं रिकवरी में आया, मैं प्रोग्राम लेना चालू कर दिया। तब मुझे पता चला कि पागल वो नहीं थे जो मेरे को सजेस्ट कर रहे थे, पागल मैं था जो मैं सजेशन उनका ले नहीं रहा था। मीटिंग करते करते एक चीज तो थी कि जॉब की कमी, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। बट जो भी कंपनी में मैं लास्ट काम किया था उसका पीएफ मैंने विड्रॉ कर लिया था, और उसके 3 लाख अराउंड मेरे अकाउंट में एक महीने बाद आ गए थे। फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड इज, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, कि मुझे जब रियलाइज हो गया कि मैं बीमार हूं और मेरे ट्रीटमेंट में खर्चा हो गया है, तो वो 3 लाख में से जो भी 4 महीने का खर्चा था मेरे लास्ट रिहैब एडमिशन का, वो मैंने अपनी माँ को ट्रांसफर कर दिया कि ये लो, रख लो, ये काम आएगा। और उसके चेहरे पे एक हंसी आ गई कि उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गई कि बच्चा सही ट्रैक पे जा रहा है। मैंने उसको पैसे दिए और मैंने प्लान किया कि ये 2.5 लाख जो मेरे पास बचे हैं उसका मैं क्या करूं, उसको मैं कैसे प्लान करूं। जबकि पहले 4-5 रिहैब में पैसा मेरा सबसे बड़ा रिलैप्स ट्रिगर था। बहुत बार ऐसी भी चीजें हुई है कि मैं रिहैब से निकला, कुछ मैंने सोबर रहा, बस एक दिन मेरे हाथ में अचानक से पैसा हो गया और मैंने नशा कर लिया था। इस बार सीन उल्टा था। पैसा मेरा रिलैप्स ट्रिगर होने के बाद भी, 2.5 लाख अकाउंट में होने के बाद भी, मैंने प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया था कि ये इस पैसे का मैं कैसे यूज करूं, जहां जरूरत है वैसे ही यूज करूं। मैंने अपनी इच्छाएं पूर्ण करने पे ध्यान नहीं दिया, मेरी जरूरतें क्या है उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया। कि मुझे पता था कि मेरा मेरा एक साइड बाय साइड कोर्ट में क्रिमिनल केस भी चल रहा है, जिसमें शायद मुझे सजा भी हो सकती है, और वहां पे वकील का खर्चा और जो भी खर्चा है वो भरने के लिए एटलीस्ट मेरे जेब में कुछ तो पैसे होने चाहिए। तो वो हिसाब से मैंने प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया था, और मेरे चक्कर चल रहे थे। मेरा भले ही डाइवोर्स 17 अगस्त को फाइनल जजमेंट कोर्ट ने पास कर दिया था, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए फिर भी मेरे को बांद्रा सिविल कोर्ट में जाना पड़ रहा था। दूसरा क्रिमिनल केस मेरा जो पनवेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, और उरन, ये दोनों पे मुझे हियरिंग्स के लिए जाना पड़ता था। बीच बीच में मुझे पुलिस स्टेशन में जाके भी अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती थी, और वहां पे भी मुझे बहुत वेट किया कराया जाता था। मुझे बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी जाती थी। मुझे बोला जाता था कि तू गुनहगार है, तू नीचे बैठ, तेरी औकात नहीं है। ये सब बोलने के बाद, घंटों लाइन में वेट करने के बाद, मुझे कहीं जाके वहां पे अटेंडेंस या हजेरी जिसको बोलते हैं वो लगाने के लिए मुझे बोल दिया जाता था, और फिर मैं घर पे जाता था। मुसीबतें बात बहुत थी, चुनौतियां बहुत थी, बट एक जिद थी कि इस बार करके रहूंगा। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां थी जिसमें मैं हार चुका था, और एक चीज मुझे पता चल गई थी कि बस यार, मुझे सिर्फ एक ही चीज नहीं करनी है, कि नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है। क्योंकि अगर मैं शराब पी लूंगा तो चुनौतियां कम नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी। ये इक्वेशन, ये मैथ्स, ये मुझे समझ में आ गया था। और मैं करता रहा। मैं कोर्ट में जाता रहा, अपनी हियरिंग्स में मैं प्रार्थना करता रहा कि हे परमेश्वर, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। और हर बार जब मैं कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में जाके वेट करता था और मुझे अपमानित किया जाता था, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, हर जगह जहां मैं जाता था, जैसे मेरे समाज में मेरे दोस्तों के साथ अगर मैं कहीं उन दोस्तों को मैं दिख भी गया, तो वो मुझसे बात करना प्रेफर नहीं करते थे, वो मुझसे दूर भागते थे।
और किसी देर शाणे ने मेरे से हालचाल पूछ भी ली तो उसके चेहरे पे वो घमंड, वो एक वियर्ड सी स्माइल दिखाई देती थी। और वो स्माइल ही बहुत कुछ बयां कर देती कि अब पता चला तेरी औकात, ये उसकी स्माइल बोल देती थी। और वो सही ही था, क्योंकि मैं एक बहुत अहंकारी, घमंडी और एक अजीब प्रकार का कैरेक्टर था जो ये डिजर्व करता था। फाइनली जब मैं इन चीजों से जूझ रहा था, मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिनको मैं चुनौतियां बोलता हूँ, कि जो अनअपेक्षित थी। मेरे डैड थोड़े बहुत बीमार थे और उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम एक हॉस्पिटल में गए थे। और हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर करने के पहले कुछ मैंडेटरी चेक्स करने बोले थे, और उसमें से डैड का एक ईसीजी कराना एक मैंडेटरी चेक था। जब ईसीजी कराया तो पता चला कि ईसीजी में गड़बड़ है, तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी करने के बाद हमें पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेजेस है। एंड डॉक्टर ने फाइनली बोल दिया कि आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, यू हैव अ ब्लॉकेज मोर देन 90% इन वन ऑफ द वेन्स एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब आपका जो आप जिस ट्रीटमेंट के लिए आए हो वो ट्रीटमेंट हम कर नहीं सकते, क्योंकि आपके हार्ट में इशू है और आपको पहले एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। तो ये तो ऐसी चीजें हो रही थी कि जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रिकवरी में आ जाऊंगा और मेरे पिताजी की तबीयत ऐसी खराब हो जाएगी। और एक तरह से वो अच्छा ही हो गया कि जब मेरी सद्बुद्धि पुनः स्थापित होने की राह पे बढ़ रही थी, तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन रहा था। एटलीस्ट वो मेरे पे डिपेंड रह पा रहे थे कि चलो ये साथ में है, तो हमें हॉस्पिटल में आने जाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए हमारा कोई तो है साथ में, ये फीलिंग उनको आ रही थी। और वो कॉन्फिडेंस उनकी आंखों में दिख रहा था कि नहीं बेटा मेरा इस बार नशा नहीं करेगा, ये आंखों में दिख रहा था। और उनकी उनके विश्वास को मैं चोट नहीं पहुंचाना था। इस बार मैं अकेला नहीं था, इस बार मैंने मदद मांगी थी। रिहैब से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने मदद मांगी थी, मैंने अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, उसको होम ग्रुप बना लिया था। मैं बाहर भी मीटिंग्स कर रहा था, मैंने स्पॉन्सर पकड़ लिया था। अब चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे ए मेंबर्स थे, मेरा स्पॉन्सर था और 12 स्टेप प्रोग्राम था, जिसकी स्टेप वर्किंग मैंने रिहैब में ही चालू कर दी थी। लेकिन जो नया स्पॉन्सर मैंने डिस्चार्ज होने के बाद पकड़ा, उसके साथ भी मैंने स्टेप वर्किंग चालू कर दी थी। और मैं चीजों को समझ रहा था, जब शराब बंद हो जाती है तो जो बुद्धि के ऊपर जो जंग लगा रहता है वो धीरे धीरे साफ होना चालू हो जाता है। और मुझे समझ में आ रहा था कि मैंने क्या गलतियां की है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे डैड के टोटल ट्रीटमेंट के साथ होने तक मैं उनके साथ रहा। और जब उनको डिस्चार्ज दिया गया घर पे, तो काफी सारी जिम्मेदारियां जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं उठाई थी वो उठाने लग गया। उनको बेड रेस्ट बोला गया था, तो घर में जो भी चीजें लानी रहती थी वो लाना मैंने चालू कर दिया था। मुझे चावल और गेहूं का रेट मालूम नहीं था। जब मैं रिकवरी में आया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये रेट चलता है मार्केट में। सब्जियां किलो के ऊपर लेनी है कि डजन में लेनी है, ये फर्क मेरे को पता चला रिकवरी में आने के बाद, जब मैं खुद कुछ जिम्मेदारियां लेने लग गया। जब मेरे पिताजी बीमार पड़ गए और मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मैं एक अकेला इकलौता बेटा हूं अपने माँ बाप का, और उनको मेरे अलावा कोई और नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जब मैंने ली, तब मुझे पता चला यार कहाँ था मैं इतने साल। ये करने में मुझे आनंद महसूस हो रहा था, मुझे सुख मिल रहा था ये सब चीजें कर रहे थे, करने वक्त अपनी जिम्मेदारियों को जब मैं पूरा कर रहा था, तो ये करते वक्त मुझे सुख और आनंद की फीलिंग आ रही थी। और ये घर वाले भी अप्रिशिएट कर रहे थे, उनको देख के उन्हें भी समाधान आंखों में दिख रहा था कि अरे यार ये सुधर गया, ये सुधार के राह पे है। और वो जो एक्नॉलेजमेंट मुझे घर वालों से मिल रहा था ना, वो मुझे और मोटिवेट कर रहा था कि आगे और कितनी भी चुनौतियां आए वो मैं कर लूंगा, मैं लड़ लूंगा उनसे। और फाइनली लास्ट ईयर में अपने डैड का जब थोड़ा रिकवरी में आ गए थे, तो मुझे एक मौका मिला कि अल्कोहलिक एनोनिमस का नेशनल कन्वेंशन था चंद्रपुर में, एंड पनवेल फेलोशिप एंड हमारे मुंबई के कुछ मेंबर्स और मैं, हमारे होम ग्रुप के एक दो मेंबर्स, हमने डिसाइड कर लिया था कि हम कन्वेंशन अटेंड करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं कन्वेंशन में जा रहा था, और मुझे पता ही नहीं था कि ये कन्वेंशन रहता क्या है। सो 3 डेज का स्टे था, एंड हम ट्रेन ट्रेन से जा रहे थे फ्रॉम मुंबई टू चंद्रपुर। ट्रेन के सफर में एक सवाल मेरे जहन में था कि ये शराबी लोग बिना शराब के एंजॉय कैसे करते रहेंगे।
क्योंकि आज तक मेरे एंजॉयमेंट का डेफिनेशन ये था, जब भी मैं कहीं बाहर घूमने गया हूं या दोस्तों के साथ गया हूं, मुझे एक चीज तो फिक्स ही थी कि एंजॉयमेंट मतलब शराब, नशा और फुल ऑन मस्ती। ये मेरी व्याख्या थी एंजॉयमेंट की। और यहाँ कन्वेंशन में जाने के पहले ये सवाल मेरे दिमाग में था कि ये शराबी लोग जो नशा छोड़ चुके हैं, ये एंजॉय कैसे करते रहेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया अनुभव था कि मैं इन लोगों के साथ गया। एक दिन, एक डेढ़ दिन हमारे ट्रेन के सफर में मुझे पता चला कि मेरी डेफिनेशन ऑफ एंजॉयमेंट गलत थी। एंजॉयमेंट मतलब शराब पीना, मस्ती करना, गाली गलौज करना, ये मेरी डेफिनेशन ही गलत है। हंसी मजाक हल्का फुल्का हो सकता है, रिकवरी की बातें हो सकती है, और एंजॉयमेंट भी हो सकती है। एंजॉयमेंट के लिए नशा करना जरूरी नहीं था। ये भ्रम मेरा उस सफर में टूट गया था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे डेट रियलाइज हो गई कि वो 22 दिसंबर था। 21 को कन्वेंशन था, 22 को भी कन्वेंशन था, बट 21 नाइट चंद्रपुर में जहां कन्वेंशन था, वहां पे एक माँ काली का एक मंदिर है चंद्रपुर में। और दिन भर के सेशंस खत्म होने के बाद शाम को हम सब ए मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम माता के दर्शन करके आएंगे। और दर्शन करने के लिए हम सब लाइन में लग गए थे। और मुझे पता है कि नेक्स्ट डे 22 दिसंबर मेरे बच्ची का बर्थडे है। और मुझे बहुत याद आ रही थी अपनी बच्ची की कि काश यार वो मेरे साथ होती तो मैं उसको ये गिफ्ट देता, वो गिफ्ट देता। बट परिस्थिति ऐसी थी नहीं। वो 3 साल 4 साल पहले ही इंडिया छोड़ के जा चुकी थी और अपने माँ के साथ खुश थी। बहुत कम बात होती थी, लेकिन होती थी। और 21 दिसंबर 2024 को मैं चंद्रपुर में वो माता के मंदिर में लाइन में लग गया था। मैंने माता के लिए हाथ में कुछ हार और नारियल लिए थे। और मैं लाइन में लगने के बाद जब एक्चुअली मैं माता के दर्शन लेने अंदर पहुंचा, तब मैंने प्रार्थना की माता से कि हे माता, कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो उसे देना। और ये सब प्रार्थना में मन ही मन कर रहा था। और मेरे अंतर मन से एक आवाज आई कि तू कहाँ था। अब पता नहीं ये माता की आवाज थी या मेरे अंतर्मन की आवाज थी जो मुझे झंझोड़ के पूछ रही थी कि तू अभी प्रार्थना कर रहा है कि तेरे बेटी के लिए ये दे वो दे, जो भी है तेरी बेटी का भला हो, ये प्रार्थना तू कर रहा है। बट वो आवाज मुझसे ये पूछ रही थी कि तू कहाँ था जब तेरी बेटी तेरे साथ थी, तब तू कहाँ था। और ये आवाज जैसे ही मेरे कान में गूंजी, वो मेरे अंतर्मन की शायद आवाज थी, या वो माता मुझे कुछ पूछना चाहती थी। तो मैं रो दिया, मेरे आंखों से आंसू आ गए। और मुझे क्षण भर में रियलाइज कर दिया कि बात तो सही है कि जब रिश्ते नातों में, जब से सबसे खास रिश्ते नाते, स्पेशली मेरी एक बाप और बेटी का जो रिश्ता नाता होता है, और उसमें जो बेटी मेरी साथ में थी, 3.5 4 साल उसकी उम्र थी जब तक वो मेरे साथ में थी, तब मेरे साथ होने के बाद भी मैं क्या कर रहा था, वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने ऐसे दौड़ रहे थे कि एक 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 बेडरूम का दृश्य ऐसा था कि मेरी बेटी सो रही है 3 साल की मेरे बाजू में बेड पे। और मेरी बीवी सुबह उठ के बोल के गई है कि इसको ये बजे उठा देना, सुबह इसका ब्रेकफास्ट है, इसको दूध पिला देना। और मैं उसको हाँ हाँ बोल रहा हूँ। मुझे याद है मैं अपनी बीवी को बोल रहा हूँ कि तू जा फटाफट, मैं सब कर दूंगा। उसका कारण एक ही था कि मुझे तलब लग गई थी शराब पीने की, और मैं इसके सामने पी नहीं सकता था। इसलिए मैं उसको भगाने की कोशिश कर रहा था कि फट से फट चला जा यार, तू चली जा चली जा चली जा। और जैसे ही वो चली गई, मैंने खिड़की से झांक के देखा कि वो गेट के बाहर जा रही है कि नहीं, वो रिक्शा पकड़ रही है कि नहीं। और जैसे ही वो रिक्शा पकड़ के चली गई थी, मैंने तुरंत जल्दबाजी में मैं निकल गया घर से बाहर। और घर से बाहर मैं सीधा गया वाइन शॉप पे, और वाइन शॉप से मैं घर पे वापस आ गया। और मैं चाबी लेना ही भूल गया था। मेरी बच्ची अंदर लॉक्ड बेडरूम में, और मैं वाइन शॉप से चाबी लेके आया हूं, हाथ में दारू है। और अब मैं चिल्ला रहा हूं कि शिट यार, मेरी बेटी अंदर है और चाबी नहीं है मेरे पास। अब दूसरी चाबी थी मासी के पास जो 10 15 मिनट दूर रहती थी। फिर वहां पे गया, रिक्शा पकड़ के रिक्शा से उसके पास से चाबी लेके आया। और फिर घर पे गया। बच्ची तब उड़ गई थी, और उसकी नन्ही सी आके ढूंढ रही थी कि डैडी डैडी किधर है, और डैडी दिख गए। और उसको नाश्ता और दूध पिलाने से ज्यादा बेहतर या ज्यादा योग्य मैंने अपनी शराब का पहला घूंट लेना समझा था। ये जब मैं माता के सामने प्रार्थना कर रहा था कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसको सब सुख समृद्धि देना, तो ये सब चीजें मेरे को नजर आ रही थी कि वो सवाल मेरे को टोक रहा था कि साले तू क्या कर रहा था जब तेरी बेटी तेरे साथ थी। वो दृश्य मेरे आंखों के सामने नजर आ रहे थे, और मैं वापस टूट गया।
बोला शिट यार, क्या ही कर दिया मैंने। इन पापों की नुकसान भरपाई मैं कैसे कर सकता हूँ? वो रिश्ते नाते टूट चुके हैं, वो चली जा चुकी है। शायद उसको पता भी नहीं है कि उसका बाप कैसा था, क्या कर रहा था, लेकिन वो गिल्ट अंदर ही अंदर मेरे मन में खाया जा रहा था। और उसमें से एक ए मेंबर ने मेरे को देख लिया रोते वक्त, और मैं वो मंदिर का प्रीमाइसेस छोड़ के बाहर निकला, और वो मेंबर मेरे को फॉलो किया कि सब ठीक है ना। मैं बोला हाँ सब ठीक है। 10-15 मिनट मेरे को अपने आप को संवारने में लग गए। उसके बाद मैं वापस ए मेंबर्स का ग्रुप ज्वाइन किया और हम लोग अपने होटल चले गए। हमने होटल में कुछ वक्त साथ में बिताया, और कुछ जो मेंबर्स थे वो सो गए। उसमें से वो बंदा जिसने मेरे को देखा था रोने रोते वक्त, वो मेरे पास आया और उसने बोला कि दर्शन, कुछ चीजें मुझे थी जो बतानी है। और उसने इमोशनल डिटैचमेंट या लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ये कॉन्सेप्ट मेरे को बताया। उसने ये चीज समझाने की कोशिश की मुझे कि देख, तेरी बच्ची जब 3-4 साल की थी तब तेरे से जुदा हो चुकी है, और उतनी मेमोरी एज अ फादर उसके पास है नहीं। तेरी मेमोरी स्ट्रांग है, भले ही तू पी रहा था, लेकिन तेरी मेमोरी स्ट्रांग है। तुझे तेरे किए हुए भी बुरे कर्म भी याद आ रहे हैं, और तुझे उसकी याद भी आ रही है। लेकिन ये चीज तू भूल मत कि उसको वो चीजें याद नहीं है। वो मूव ऑन कर चुकी है तेरे से। अभी जब वो फोन पे बात करती है तो एज अ फादरली कनेक्शन नहीं रहता उसको। हमारी बीमारी के बारे में उसने मुझे थोड़ा बताया कि हमारी भावनिक अनमैनेजेबिलिटी भी है, हमारी मानसिक बीमारी भी है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा तू उससे बात कर ना कर, लेकिन तू जब उससे बात करता है और तुझे अपेक्षित ऐसा रिस्पॉन्स सामने से नहीं आता, तब तू डिस्टर्ब हो जाता है। और हमारा कार्यक्रम यही बोलता है कि दारू तो बाद में आती है, पहले हाथ में तू जो होता है कि पहले तू डिस्टर्ब हो जाता है, पहले तू रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी में चला जाता है, और उसके बाद दारू तेरे हाथ में आती है। तो इमोशनली अपने आप को डिटैच कर। और ये बहुत टफ चीज थी मेरे लिए। ये मुझे पता था कि मुझे करना है, बट वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे करूं। खून का रिश्ता है यार, कैसे अपनी बेटी को भुला दूं। उसने मेरे को कहा था कि आइंदा से फोन मत कर, साल में एक बार कभी बर्थडे रहेगा तो फोन कर बस। और वो भी नहीं किया तो चलेगा, सामने से अगर फोन आया तो ही रिसीव कर, तू सामने से फोन मत कर। ये सब सारी चीजें वो मेरे को बता रहा था। मुझे अंदर ही पता था कि ये मेरे लिए सही है, ये जो बंदा बता रहा है ये मेरे लिए सही है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी वो एक्शन में लाने के लिए। और फाइनली जनवरी में मुझे वो रियलाइजेशन हो गई कि मुझे इमोशनली डिटैचमेंट क्यों करना चाहिए। आई रिमेम्बर कि जब माता के मंदिर में जब ये प्रार्थना कर रहा था, और जब मैं अ, ये सब सारी चीजें हो गई थी कि वो अंतरात्मा से आवाज आई कि तू कहाँ था, और ये सब चीजें होने के बाद 22 दिसंबर उसका बर्थडे था। मैंने अपने एक्स वाइफ को 10,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए थे उसके अकाउंट में, और उसको बोल दिया था कि मेरे बेटी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद। और मैं इस अपेक्षा में वेट कर रहा था कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल उसका फोन आ जाएगा और वो मेरे को बता देगी कि मेरे पैसे से उसने क्या गिफ्ट खरीदा या क्या एंजॉयमेंट की। ये अपेक्षा लेके मैं बैठा था, और 22 निकल गया, 23, 24, 25, 26, वो साल निकल गया। 2024 दिसंबर निकल गया, 1 जनवरी आ गया, और मेरे से रहा नहीं गया। हर रोज मैं वेट कर रहा था कि यार ये बता क्यों नहीं रहे, मेरे पैसे मैंने उनको ट्रांसफर कर दिए, फिर भी ये मेरे को बता नहीं रहे कि मेरे पैसे से उन्होंने क्या गिफ्ट लिया। फाइनली मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके स्टॉक किया। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार ये दिसंबर में तो इंडिया आके गए थे। 22 दिसंबर को बर्थडे था, उसके पहले 1 दिसंबर को मेरी एक्स वाइफ की बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। वहां पे मेरी बच्ची और मेरी एक्स वाइफ ये दोनों इंडिया आके गए थे, और इन्होंने मुझे इन्फॉर्म करना उचित नहीं समझा। और ये मैं जब उसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख रहा था तब मुझे पता चला। और तभी मेरे को वो बंदा जो बोल रहा था कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट करना सीख, चाहे कितना भी खून का रिश्ता हो। ये मेरे को उस दिन पता चला कि इट्स हाई टाइम कि मुझे ये चीजें एक्शन में लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक स्लिप, मेरे ऑलरेडी 6 रिहैब हो चुके हैं। मेरे हर रिश्ते नाते ऑलमोस्ट टूट चुके हैं। आखिर में मॉम डैड ही मेरे साथ थे। इतना उनको तकलीफ देने के बाद भी आखिर तक मेरे मॉम डैड मेरे साथ में है। और अभी सबसे ज्यादा अगर किसी को मेरी जरूरत है तो सिर्फ उनको है। मेरे पिताजी बीमार है, उनका एज 77 है अभी, मेरी मॉम का एज 72 है। और इस स्टेट में उनको अगर एक बीमार बेटा रहेगा तो वो क्या ही साथ देगा। तो मुझे इस चीज की जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि मेरी मानसिकता हमेशा सही रहे। इसलिए मैंने इमोशनली अपने आप को डिटैच कर दिया उस क्षण, और मैंने उसके बाद
प्रयास नहीं किया अपनी बच्ची से कांटेक्ट करने के लिए कुछ महीनों तक। और जिंदगी सही से चलती रही, बट हर हर मुकाम पे कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां आती गई जिसके ऊपर कठिनाई तो नहीं थी, बट एक ऐसा संघर्ष चल रहा था कि जिसमें मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है क्या नहीं। थोड़ा बहुत कार्यक्रम करने के बाद मुझे तीसरी पायरी ये बोलती है कि वी मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। हमने अपनी जीवन और हमारी इच्छा हमारे समझ के परमेश्वर के ऊपर सौंपने का निर्णय किया। तो इसी चीज के ऊपर एक अनुभव मेरे को आ गया था। ये चुनौतियां थी, कठिनाइयां थी मेरी नजर से। और ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। मुझे याद है कि इस साल आई थिंक फरवरी या मार्च में मैं और मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम एक ट्रिप पे गए थे उज्जैन में। वहां देव भगवान के दर्शन करने के बाद हम जब रिटर्न आए, और उसके दूसरे दिन मुझे एक जो फील्ड में मैं पहले काम कर रहा था एक्टिंग में, किसी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैं पहले काम कर चुका था और उसने शायद इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल देखी थी और उसने मुझे फोन करके अप्रोच किया कि दर्शन आजकल तू क्या कर रहा है। मैं बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मैं अपने किचन में था, डाइनिंग टेबल के आसपास ये बातें मेरी माँ सुन रही थी। और वो कास्टिंग डायरेक्टर से बात करते वक्त उसने मुझे एक ऑफर दिया कि एक मूवी है जिसमें भगवान शिव का रोल तुझे करना है, तू फ्री है तो एक स्क्रीन टेस्ट दे के आ जा अंधेरी में, और काम हो जाएगा। और मैं बहुत एक्साइटमेंट में उसको कमिट कर दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ स्क्रीन टेस्ट देने। और ये सब बातें मेरी माँ सुन रही थी। और फोन रखने के बाद मेरी माँ ने मुझे बोला कि दर्शन क्या है। तो मैंने उसको ये सब चीजें बताई कि मैं फिलहाल जॉब पे नहीं हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। और उसका मैंने मन हर्ट कर दिया। उसका एक चीज उसके दिमाग में बहुत फिक्स हो चुकी है और वो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता उसमें। उसको हमेशा से यही लगता रहा कि दर्शन मॉडलिंग और एक्टिंग ये फील्ड में जाने के बाद मेरा बेटा बिगड़ गया है। वहां से ही इसकी शराब बढ़ गई, वहां से इसके हाथ में ड्रग्स आ गए। तो उसको डर था कि ये वापस उस फील्ड में चला जाए तो शायद वापस मेरा बेटा स्लिप हो जाए। तो उसने मुझे रोका करने से कि नहीं, तू नहीं कर सकता, तू ये सब छोड़, तेरे को क्या चीज की कमी है, कुछ नहीं ना, तू घर पे बैठ खा, तेरे को पैसा मिलेगा, लेकिन तू ये फील्ड में नहीं जाएगा। और मेरा मन हर्ट हो गया यार। मैं बोला क्यों मेरे मेरे सक्सेस के बीच में क्यों आ रहे हैं माँ बाप, मेरे को समझ में नहीं आ रहे। और इतने सारे रिहैब करने के बाद, काउंसलर से बात करने के बाद मुझे ग्रुप कॉन्शियस की कॉन्सेप्ट पता चल गई थी। तो मैंने अपने माँ को बोला तू टेंशन मत ले, आई टेक योर ओपिनियन इनटू कंसिडरेशन, तुम्हारा मत मैं कंसिडरेशन में लेता हूं, लेकिन हमारे कार्यक्रम में बोला है कि ग्रुप कॉन्शियस लेने का है, तो मैं और 3-4 मेंबर को पूछूंगा कि उनका मत मेरे बारे में क्या है, इस सिचुएशन के बारे में उनका मत क्या है। अगर 3 से ज्यादा मेंबर बोल रहे हैं कि हाँ दर्शन तुझे करना चाहिए, तो मैं करता हूं। फिर तू बोलना मत कि दर्शन तू क्यों कर रहा है। और मैं गया एक ओल्ड टाइमर, अपने ग्रुप के ओल्ड टाइमर के पास, और उसको बोला मैं कि देखो ऐसा ऐसा है, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे आई है, कल मैं बड़ा स्टार बन सकता हूँ, ये मेरी शुरुआत होने वाली है और ये घर वाले बीच में आ रहे हैं, मैं कमा नहीं रहा हूं, मुझे उसकी जरूरत है, तो आपका मत क्या है इसके बारे में। तो उन्होंने मुझे सिंपल बताया कि अरे मेरा मत भाड़ में गया यार, तू मेरा मत क्या ले रहा है, हम तेरे को 2-3 साल से जानते हैं, तू जब से पी रहा है अंदर बाहर कर रहा है तब से तुझे जानते हैं। तेरी माँ तेरे को बचपन से जानती है, जिसने तेरे को जन्म दिया है, तेरे हर नखरे नाटक सब तेरा देखा है, उसको तेरा इन एंड आउट मालूम है। उससे बेटर राय तेरे को कोई नहीं दे सकता। और एक चीज याद रखना दर्शन, वो सक्सेस किस काम का जिसमें तेरे माँ बाप नाराज हो या दुखी हो। और वो सुन के मेरी आंखें खुल गई। मैंने वहीं से फोन लगाया अपने मॉम को और बोला कि नहीं, मैं अपना प्लान ड्रॉप कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपकी इच्छा है ना कि मैं जॉब करूं वापस आईटी में, मैं वापस आईटी में जॉब करूंगा, भले ही उसमें और कुछ महीनों का इंतजार करना ही क्यों ना पड़े, मैं करूंगा। लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, शायद यही परमेश्वर की इच्छा है। मुझे परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए और 3-4 लोगों की सहमति लेनी नहीं पड़ेगी, आपने बोल दिया वही होगा। और ये चुनौती पास हो गई। वो मेरा आरआईडी वाला स्टेट था जिसको मैं उभर के पास हो गया, क्योंकि मैं सरेंडर कर चुका था, सद्बुद्धि थोड़ी बहुत पुनः स्थापित हो रही थी, और परमेश्वर की कृपा थी कि हर क्षण में, हर हर परिस्थिति में वो मेरे को मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं प्रामाणिक था, मैं ऑनेस्ट था। और ये सब चल रहा था। बट आई थिंक अपने मीटिंग का वक्त 3 बजे तक ही है, तो मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा। और भी बहुत सारे अनुभव है, अर्ली हर्डल्स इन अर्ली रिकवरी और सोब्राइटी में। बट आई थिंक मैं अपनी शेयरिंग को यहीं पे सीमित करके, वक्त की मर्यादा का पालन करके मैं अपनी शेयरिंग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।